सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह त्रिपाठी और मेरे साथ हैं इस वक्त नॉर्वे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमांशु गुलाटी जी। वो हिंदुस्तान आए हैं, भारत की यात्रा पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विनोद और सीधा सादा के लिए सीधा सादा का टीम जैसे कि माधुरी जी और हम बैठे हैं और नॉर्वे के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हिमांशु गुलाटी जी हैं। हम थोड़ा चर्चा इनके साथ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह का संबंध है और कैसा हमारा सांस्कृतिक और बाकी चीज़ों से एक संबंध जुड़ा हुआ है, उसके बारे में। जी हिमांशु जी, आप भारत के ही रहने वाले हैं और मेरे दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और हमें आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी है कि हिमांशु गुलाटी जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं और नॉर्वे में पिछले 6 दशक से इनका परिवार नॉर्वे में है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे दिल्ली का, हमारे भारत का कोई एक व्यक्ति वहाँ पे नॉर्वे में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वहाँ की सरकारें कैसे चलती हैं, क्या कुछ उनके देश में होता है और वो सभी बातों पर हिमांशु जी से चर्चा करते हैं। हिमांशु जी जानना चाहते हैं कि जैसा कि हम अभी लंच के वक्त हम ये बात कर रहे थे कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी है पूरी तरीके से। आपके यहाँ देखती हूँ कि मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है, तो ये कैसे सिस्टम चलता है वहाँ की सरकार का? जी, पहले तो बहुत ही धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए इस इंटरव्यू पे। और वहाँ के जो देश जो मेरा देश जो है नॉर्वे, भारत से बहुत ही अलग है क्योंकि छोटा देश है, वहाँ की आबादी कम है, लेकिन बहुत सालों से ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से माना जाता है। ऑयल और गैस कंट्री है और भी बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो ये हम जब भारत को देखते हैं, हम दुनिया का फ्यूचर देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इकॉनमी है, जहाँ टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। तो जिस तरह से भारत में लोग शायद यूरोप और वेस्ट की तरफ देखते थे पहले, अब उल्टा है। अब वेस्ट जो है भारत की तरफ देख रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ट्रेड के लिए। और हालांकि हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। नॉर्वे भी एक डेमोक्रेसी ही है, हमारा किंग भी है, हमारी रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की तरह, लेकिन वो एक सिंबॉलिक रॉयल फैमिली है। देश को चलाने वाले तो इलेक्टेड पार्लियामेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो हमारी भी डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह, लेकिन यहाँ तो 140 करोड़ लोग वोट करते हैं, वहाँ तो हमारे 6 मिलियन लोग वोट करते हैं। तो 6 मिलियन 60 लाख की आबादी है नॉर्वे की। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही धनी देश है। जैसे हमारे यहाँ हम और विनोद जी अक्सर चर्चा कर रहे थे जब नॉर्वे की बात आई कि हमारे यहाँ जो हमारे यूथ हैं, यंग हैं, या जो हमारे पूरे कंट्री का जो एक बड़ा तबका है, वो अच्छे लाइवलीहुड के बारे में सोचता है, अच्छे रोजगार के बारे में हमारी युवा पीढ़ी सोचती है कि हमारा एम क्या है। हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ लोगों का एम ये है कि उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिले और लेवल ऊपर हो। और जो विषय है डिबेट में वो ये है कि रोजगार के कैसे अवसर बढ़े, रोजगार एक विषय है। आपके यहाँ क्या विषय होता है? मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह ही इंसान को इन्हीं चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा फिक्र है। अपने रोजगारी के बारे में, फैमिली के बारे में, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ नहीं है। वहाँ इस तरह की गरीबी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को महंगाई से प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन चाहिए। तो ये विषय तो काफ़ी सिमिलर होते हैं हर जगह। महंगाई की बात हो रही है तो हंसी भी आ रही है। आप दुनिया के सबसे धनी देशों में से हैं और आप भी महंगाई की बात करें। हमारे देश में भी महंगाई की बात होती है। विनोद जी भी महंगाई के बारे में सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं महंगाई से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मेन कारण क्या है? क्या ये रसिया और यूक्रेन का वार जो चल रहा है वो कुछ कारण है, या फिर कुछ इस तरह का रिसेशन जो वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है? अमेरिका भी इसी तरह के रिसेशन से इस वक्त जूझ रहा है और उसके हालात भी शायद इसी तरह के बड़े रईस और छोटे गरीब के रूप में है। ये जो दुनिया में जो ट्रेंड्स होते हैं ये सभी देशों को एक साथ इफेक्ट होते हैं। तो यूक्रेन रशिया वॉर से खाने की कीमत काफ़ी बढ़ गई है, मेरे ख्याल से भारत में भी बढ़ गई है, यूरोप में भी सेम वो है।
और एनर्जी प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो सेम ही इश्यूज अफेक्ट करते हैं सब कंट्रीज। मेरा एक अगला सवाल और है कि जो हमारे जो अभी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके बारे में नॉर्वे में क्या पढ़ा जाता है, क्या सुना जाता है और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ कहते हैं? मेरे ख्याल से कि जिस तरह नॉर्वे और बाकी देश भारत को देख रहे हैं और भारत की लीडरशिप को देख रहे हैं, वो बहुत बदल गया कुछ सालों में। अब जब मोदी जी कहीं भी आते हैं यूरोप में या अमेरिका में, रॉकस्टार की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। और मेरे ख्याल से जो बाहर भारतीय कम्युनिटी है उनको भी ज़्यादा गर्व होता है, उनकी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गई है कि पहले भारतीय लोगों भारत वेस्ट को चेस करता था, अब बदल गया। अब यूरोप, EU, नॉर्वे भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि उनको भी एहसास हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट में कम है, ग्रोथ जो है वो एशिया में और ख़ासकर इंडिया में ज़्यादा है। तो लेकिन लीडरशिप में भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर आपको हिमांशु जी को अगर ये ऑफर मिले हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप छोड़ के वापस यहाँ सेटल हो, यहाँ चुनाव लड़ो, तो क्या आप यहाँ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? क्योंकि ये सवाल बड़ा व्यक्तिगत है कि मेरी पैदाइश तो वहीं हुई है, मेरी पॉलिटिक्स वहीं के, मैं वहाँ की लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ से हैं, मेरा भारत से बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो वो हेरिटेज हमेशा मेरे साथ है। हमें भी गर्व होता है कि हिमांशु गुलाटी जैसे व्यक्तित्व जो भारत नस्ल के हैं, आज वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगला हो सकता है ऋषि सुनक की तरह प्रधानमंत्री बने। हम उनको बहुत सारी दुआएं भी देते हैं। बिल्कुल, आप अभी वहाँ के नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के साथ हैं और नॉर्वे का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं UN में, और आपकी पार्टी अभी अपोजिशन में है, लेकिन हमारी शुभकामना है कि 4 साल पर नॉर्वे में इलेक्शंस होते हैं, फिर वहाँ चुनाव होने वाले होंगे, तो अगली बार आपकी पार्टी की सरकार बने, आप जिस भी पार्टी से हैं, क्योंकि हमें तो आपसे, हमारा ताल्लुक तो आपसे है, और हम चाहेंगे कि आप जो है वहाँ जो शीर्षस्थ स्थान है उस देश का सत्ता में, उसको आप हासिल करें। और इस बीच ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि जैसे कि हम भारत के लोग ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि हम अपने को एम करते हैं कि हम और बेहतर रोजगार और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड तक पहुँचे, वैसे ही मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि आप जैसे धनी मनी देश के लोग भी यही एम करते हैं कि महंगाई वहाँ भी विषय है, बेहतर रोजगार वहाँ भी विषय है, और बेहतर लाइफस्टाइल वहाँ के लिए भी टारगेट है। तो ये दुनिया लगता है घूम फिर कर एक ही तरीके से काम करती है। एक सवाल और बच्चों के लिए पूछ लिया जाए, क्योंकि जनरल नॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ कि दुनिया में एक लौता एक देश है जहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, तो इस मिथ को भी अगर आप इसके बारे में बता दें तो बड़ा अच्छा है। सुना है कि आपके यहाँ 12 बजे भी सूरज उदयमान होता है। तो ये सवाल बहुत और हमारे यहाँ जनरल नॉलेज में लड़के पढ़ते हैं कि नॉर्वे एक देश है जहाँ 6 महीना रात रहता है, 6 महीना दिन रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉर्वे का जो आधा हिस्सा जो है वो आर्टिक सर्कल के ऊपर है, मतलब नॉर्थ पोल के काफ़ी पास है। तो जैसे आप कह रहे हैं वहाँ समर के कुछ महीनों में 24 घंटे सूरज निकलता है, और तो दिसंबर जनवरी में 24 घंटे अंधेरा होता है। तो ये फैक्ट है, लेकिन सिर्फ देश के कुछ हिस्सों में जैसे ये बिल्कुल फैक्ट है। यानी मिथ जो है वो उस तरीके से तो 60 लाख की आबादी वाला देश मान ले तो कितना बड़ा होगा भारत के हिसाब से? देखो यहाँ साइज क्या होगा भारत की सिटी और स्टेट? आई थिंक जैसे कि शायद पुणे क्या माधुरी जी, इनसे एक और सवाल बनता है कि राम मंदिर के बारे में इनका क्या सोच, क्योंकि ये हिंदुस्तानी भी हैं और हिंदू भी हैं, तो राम मंदिर के बारे में जो बन रहा है, जो भव्य राम मंदिर जनवरी तक देश को हमारे प्रधानमंत्री जी समर्पित कर देंगे, तो उसके बारे में कुछ आपका क्या स्टेटमेंट हो सकता है या आपका ओपिनियन क्या है? मेरे ख्याल से तो जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ भी है और भारत की एक आइकॉनिक लोकेशन होगी रिलीजियस लोगों के लिए भी और हिस्टोरिकली भी। और मेरे ख्याल से राम मंदिर का एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट मायना है कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, एक टेंशन रहा है, इसको किस तरह
डेमोक्रेटिक कोर्ट में इसका सॉल्यूशन निकाला गया है। ये एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि जब भी टेंशन हो तो इसका एक डेमोक्रेटिक पीसफुल सॉल्यूशन होता है जहाँ कोर्ट और डेमोक्रेसी को इन्वॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला जाता है। हमने तो इसके लिए दशकों लगाए हैं, सेंचुरीज हो गई लगता है उस लड़ाई को लड़ते हुए। एनीवे आप कुछ करें। नहीं, और मैं एक और मुद्दा अभी आप क्योंकि भारत में है तो आपने सुना होगा ज्ञानवापी जो हमारे काशी मंदिर के साथ है, जिसका मामला तो खैर हालांकि कोर्ट के अंदर है, लेकिन आपका राय और क्या हो सकता है इसके बारे में? अगर कुछ उसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताएंगे। मेरे ख्याल से तो ये जितने भी मुद्दे हैं ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी जुड़ी होती हैं, कम्युनिटीज़ के भी अलग अलग विषय होते हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखना चाहिए कि कैसे इन मुद्दों को कोर्ट और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में सुलझाया जा रहा है। ये तो फैक्ट है कि इतिहास के अलग अलग पन्नों में जब इन्वेडर्स आए हैं तो धर्मों पे जुल्म भी किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। तो ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, लेकिन इन चीज़ों को इसी तरह हल किया जाए जैसे अभी किया जा रहा है भारत में। और राम मंदिर पे क्या हिमांशु जी कानून के भी बड़े जानकार हैं, क्योंकि अपने देश को ये यूएन के अंदर कानून मामले के चीज़ों को ही रखते हैं और समझते हैं। तो अगर ये ज्ञानवापी जैसा कोई मुद्दा भारत में बनता है जो 350 साल पहले अगर कोई मंदिर होता है उसको कोई आके मस्जिद बना देता है, फिर भारतीय तथ्यों के साथ उसको फिर से मंदिर के लिए मानने के लिए लड़ाई होता है, तो इस तरह के जब मुद्दे कोई इस्लामिक कंट्री यूएन में उठाता है तो यूएन का क्या पहल होना चाहिए? मैं बहुत ही बारीकी से सवाल कर दिया, लेकिन ये जानकारी के लिए यूएन इस पर किसके तरफ जा सकता है या जाएगा या जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यूएन का इसमें बहुत ही कम हाथ होना चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों को कंट्री के अंदर ही सॉल्व करना चाहिए। मतलब बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी मुद्दे। लेकिन ज़रूरी ये है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही एग्जाम्पल इंडिया भी दिखा रहा है कि कैसे इन मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है पीसफुली विद इन द लॉ, द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। जी जी, क्योंकि ऐसे तो बहुत साइट निकलेंगे दुनिया भर में और हर साइट की अलग अलग हिस्ट्री होगी, लेकिन इनको कैसे एक फ्रेमवर्क की तरह सॉल्व किया जाए पीसफुली, यही। अब इनसे एक व्यंजन के बारे में पूछ लीजिए, इनको भारतीय व्यंजन कौन सा पसंद आता है? हम लोगों ने आपके साथ लंच किया and I was really admiring you that you were opting for so many Indian dishes and that was great to see you. Do you still have love for the Indian dishes and how does it come to your taste? Of course, हमारे घर में तो मम्मी पापा हिंदुस्तानी खाना ही बनाते जाता है, लेकिन सिर्फ इंडियन ओरिजिन लोग नहीं, अब तो पूरी दुनिया ये इंडियन फूड को ज़्यादा पसंद करती है। तो ये तो आपने कहा था कि वर्ल्ड हैज बिकम वेरी स्मॉल एंड यू गेट इंडियन फूड एवरीवेयर। हमारे पार्लियामेंट में भी, नॉर्वे के पार्लियामेंट में भी महीने में कुछ दिन तो चने मिलते हैं, कभी मुर्गी वगैरह मिलती है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस तो बहुत खाने के मामले में प्राउड होता है हमें। और दूसरी एक बात, चलते चलते अब मैं बहुत सारे सवाल हो गए हैं कि जहाँ तक भारत के रिश्ते हैं नॉर्वे के साथ, आगे आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आगे हम कैसे एक दूसरे के साथ और भी बॉन्डिंग्स बना सकते हैं, या बॉन्डिंग्स अच्छी हैं, या इस सरकार का कोई दायित्व है, कोई रोल है, या आपकी ओर से कुछ आना चाहिए? क्या कहाँ कैसे ले चलें इस रिश्ते को? और मेरी तो यही मेरा तो यह प्रयास है, क्योंकि मैं नॉर्वे में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरे रूट्स इंडिया के हैं। मैं दोनों देशों को जोड़ना चाहता हूँ और ऐसे कई विषय हैं जहाँ नॉर्वे की एक्सपर्टीज़ है, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में, ऑयल गैस में और भी कुछ चीज़ों में, जिनको मैं इंडिया से जोड़ना चाहता हूँ। और जो इंडिया की जो एक्सपर्टीज़ है वो मैं नॉर्वे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे अब देखिए कि योग, मेडिटेशन, इन इश्यूज़ में इंडिया एक बहुत ही सुपर पावर है। तो मैं दोनों कंट्रीज़ को ज़्यादा जोड़ना चाहता हूँ, लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, बिजनेसेस को जोड़ना चाहता हूँ, जहाँ दोनों देशों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हो। तो ये जो हमारा प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, जो दिखाया जाएगा, उस चैनल का नाम है सीधा साधा। तो हमारे सीधा साधा के कुछ दर्शकों को भी आप अपना संदेश देना चाहते हो तो दे दें। मेरा
तो संदेश तो यही है कि सब जो अपने जीवन में अपने लिए काम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अपने करियर में, अपने जॉब में, लेकिन अपने देश के लिए भी कुछ कीजिए। ये सोचे कि आप अपने सोसाइटी में और बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि हम जो प्रयास कर रहे हैं कि अपने देश के मुद्दों को उठाएं अपने इस चैनल पर, आपने हमें इसके लिए अलग से शुभकामनाएं दी। इसके अलावा हमारा अपना रोजगार, अपना काम और तमाम विषयों पर सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये जो सीधा साधा है ये देश में कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं सच और सीधी सादी सच्ची खबरों के साथ, और देश में कोई महत्वपूर्ण योगदान कर सकें ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ आया करें। फिलहाल आप हमारे साथ आए, एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान, और इतने लाइवली, इतने जॉली आप विनोद जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरी शुभकामना कि आप बार बार भारत आते रहें, हमें इंटरव्यू देते रहें, हमारे साथ अच्छा अच्छा खाना उन्होंने खाते रहें। एक और वादा किया है कि हमसे जूम पे भी जुड़ते रहेंगे कुछ ऐसे मुद्दों के लिए। और जो है हम तमाम विषयों पर फिर से चर्चा करें, देश को भी आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।